देसी बहू विदेशी बहू की पहली रसोई। हिमानी के दो बेटे थे और वह दोनों बेटों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी क्योंकि वह घर के कामों से परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह खाने की टेबल पर खाना खाते हुए अपने दोनों बेटों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बेटों, अब मैं आधी से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। इसके बाद तो मैं बिल्कुल बुढ़िया हो जाऊंगी। अरे अब मुझसे घर के काम नहीं होते, कब तुम दोनों शादी करोगे? ये सुनते ही मनीषा को बोलने का मौका मिल जाता है। अरे वाह माँ, आपने कितनी अच्छी बात कही है। जल्दी से मेरे दोनों भाइयों की शादी करवा दो ताकि मैं नए नए कपड़े खरीदूं और अच्छे से तैयार होकर खूब सारा डांस अपने भाइयों की शादियों में करूं। ये सुनने के बाद हिमानी का छोटा बेटा कहता है, मेरी बहना, क्यों तू हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? देखो, मेरी तो अभी शादी करने की कोई उम्र नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहता था। आप एक काम कीजिए, मेरे बदले आप पहले भाई की शादी करवा दीजिए। आपको सहारा देने के लिए इस घर में बहू आ जाएगी। अरे कायदे से तो वैसे बड़े बेटे की शादी पहले ही होनी चाहिए। देखो हिमानी, पहले तुम राजवीर के लिए लड़की ढूंढो और उसके बाद हम तुषार की शादी करेंगे। क्यों भैया, आप अपनी शादी के लिए तैयार हो ना? अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर राजवीर थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके बाद वह कहता है, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करिए। ये सुनने के बाद हिमानी और दुर्योधन ये समझने में देरी नहीं करते और उसके बेटे को शादी से कोई आपत्ति नहीं है, जिसके चलते हिमानी बहुत ही जल्द अमीर परिवार के घर की लड़की ढूंढ लेती है। ऐसी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। पहली बात तो पढ़ी लिखी, दूसरी बात अमीर घराने की, तीसरी बात खूब सारा दहेज भी लेकर आएगी। हिमानी देखो, बहू जैसी भी हो घर संभालने वाली होनी चाहिए। इससे आगे मैं और क्या कहूँ तुमसे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी क्वालिटी के साथ वो संस्कारी भी है और हमारे घर को संभाल लेगी। इधर हिमानी अपने बड़े बेटे राजवीर के लिए रिश्ते की बात कर ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ तुषार के ऑफिस में एक विदेशी लड़की जॉब करने के लिए आती है, जिससे तुषार की टक्कर हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। लेकिन इस विदेशी को तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती होगी। तुषार ये सोच ही रहा था कि तभी सोफिया कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं अचानक से आ रही थी और मेरी टक्कर आपसे हो गई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता, विदेशी होने के बाद भी तुम्हें हिंदी बोलनी आती है। दरअसल मेरी माँ विदेशी थी और मेरे पिता इंडिया से ही थे, जिसके चलते मुझे हिंदी बोलनी आती है। अरे वाह भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लगता है अब मुझे भी बड़े भैया के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए। इधर राजवीर के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है तो उधर तुषार को सोफिया से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ को सोफिया के बारे में बताता है। ये तुमने सोचा भी कैसे? अरे बेटा, मैं तुम्हारी शादी अच्छी संस्कारी बहू से करवाना चाहती हूँ, ना कि किसी विलायती से। भगवान जाने इस घर में आने के बाद पता नहीं वो क्या क्या अपने नियम निकालेगी। माँ, सोफिया ऐसी नहीं है। वो हिंदी अच्छे से बोलती है और उसके अंदर हिंदुओं के गुण भी अच्छे हैं। देखो माँ, आप चाहती हो तो मेरी शादी सोफिया से करा दो, वरना मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। तुषार की बात सुनने के बाद हिमानी को ना चाहते हुए भी उसकी शादी सोफिया से करवानी पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और हिमानी अपने घर दो बहू ले आती है और उनका गृह प्रवेश करती है। लेकिन वह केवल समायरा का ही गृह प्रवेश अच्छे से करती है क्योंकि वह अमीर होती है। आओ अंदर आओ समायरा, इस घर को अपना ही समझो। हिमानी अपनी बड़ी बहू को घर के अंदर ले आती है, लेकिन उसकी छोटी बहू सोफिया दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। लेकिन मनीषा को ये बहुत अजीब लगता है, जिसके चलते वह अपनी भाभी सोफिया को अंदर बुला लेती है। अरे भाभी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। मनीषा के कहने पर सोफिया घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है, जैसे कि दूध के अंदर अंगूठी ढूंढना, एक दूसरे का केवल एक ही हाथ से कंगना खोलना और भी बहुत सारी रस्में। ओहो, ये रस्में तो खत्म ही नहीं हो रही। अब पूरी रात इसी तरह चलता रहेगा क्या? अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है, सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। अब तुम अपने कमरे में आराम कर सकती हो। बाय गॉड, कम से कम अब मुझे थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा, वरना आप लोगों का बस नहीं चलता। अब तो पूरी रात मुझे रस्मों रिवाजों में उलझा कर ही रखते। समायरा का ये बर्ताव हिमानी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वह नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद वह सभी मेहमानों से कहती है, अरे ये सब तो होता ही रहता है। दरअसल बहू शादी की रस्मों में इतना थक चुकी है कि उससे थकावट बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो मनीषा, अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ा। मनीषा समायरा को उसके कमरे में छोड़ाती, वहीं अरुण सोफिया को भी अपने कमरे में ले जाता है।
सोफिया, मेरी माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना। दरअसल वो शुरू से ही थोड़ी ऐसी है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी माँ मेरी माँ जैसी है। मैं हमेशा उनका आदर ही करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। सोफिया भले ही विलायती थी, लेकिन उसके अंदर सारी भावनाएं हिंदुस्तानी थीं, जिसके चलते वह बड़ों का लिहाज और रिश्तों को अच्छे से समझती थी। अगले ही दिन उन दोनों की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें हिमानी को अपनी बड़ी बहू समायरा के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है। अरे आओ बहू आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों का ऐसा खाना बनाओ कि हम लोग कभी भूल ही ना पाए। हिमानी की बात सुनते ही समायरा जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा आपने? अच्छा अच्छा, खाना बनाओ? अरे पागल हो गई हो क्या आप? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाया है। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तो सभी लड़कियां उतावली होती हैं और तुम मना कर रही हो। ओहो, आप तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी हो। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जा रही हूँ रसोई में। जो मुझसे बन पाएगा मैं बना दूंगी। समायरा रसोई में पहुंच जाती है, जिसके चलते उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ सोफिया भी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयारियां कर रही होती है, जिसे देखकर हिमानी थोड़ी हैरान रह जाती है। लगता है कि ये विलायती बहू आज मेरी रसोई को तहस नहस करके ही रहेगी। आता जाता कुछ है नहीं और चली है अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने। हिमानी ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में समायरा एक थाली में मैगी बनाकर ले आती है और टेबल पर रखकर खाने लगती है, जिसे देखकर दुर्योधन, हिमानी, मनीषा, अरुण और राजवीर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, ये क्या? तूने सिर्फ इतनी देर में मैगी ही बनाई, और जो कि तू खुद अकेले ही खा रही है। तो क्या तुम सबके लिए बनाती? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे चुपचाप खा लेने दो। समायरा का बर्ताव हिमानी को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते समायरा हिमानी की नजरों में गिर जाती है। वहीं कुछ ही देर में सोफिया अलग अलग प्रकार के कई सारे पकवान बनाकर खाने की टेबल के ऊपर लाकर रख देती है और टेबल को पूरी तरह सजा देती है। इतना सारा और इतने सारे आइटम देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी विलायती पत्नी विलायती होने के साथ साथ इतनी अच्छी कुक भी है। तभी हिमानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोफिया से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने हमेशा बड़ों का आदर भी किया और अपनी पहली रसोई में सबके लिए इतने सारे पकवान भी बनाए। जो उम्मीद मुझे अपनी पसंद की बहू से थी, वो सब कुछ तुमने कर दिखाया। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप हमेशा से सही थी। देखिए, गलतियां तो इंसान से ही होती, अपनी गलतियों को भुलाकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, और आपने कोई गलती नहीं की। मेरी जेठानी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हमारे रंग में ढल जाएंगी। सोफिया न केवल खाने से ही बल्कि अपनी बातों से भी सबका दिल जीत लेती है, जिसके चलते अपनी देवरानी की इतनी तारीफ सुनकर समायरा को भी थोड़ा अफसोस होता है और वो भी अगले दिन से सोफिया की तरह अच्छी बनने की कोशिश करती है, जिसके बाद सोफिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। 55 वर्षीय निर्मला जितनी ही उम्र से बूढ़ी थी, उतना ही जवान बनने की उसके अंदर एक उमंग थी। दोनों संस्कारी बहू के सामने बेझिझक अतरंगी बेशरम भरे कपड़े पहनकर उनके सामने रहती थी। इतना ही नहीं, पड़ोसन भी उसे बेशरम सास कहकर पुकारती थी। यकीन नहीं होता तो आप एक नजर खुद निर्मला पर डालिए, जो कि अपने रूम में मिरर के सामने बैठकर मेकअप करते हुए गुनगुना रही थी। हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार की दीवानी, लाखों की मैं दिल जाने, रामा चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, हाय रामा। हाय मैं कितनी सोनी लग रही हूँ। थोड़ी और लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मेरी कातिलाना आंखें लाइनर लगाकर कर दे सबको घायल, और बालों को जरा कर्ल कर लेती हूँ। ये अब लग रही हूँ ना एकदम हॉट। ऐसा कहकर निर्मला अपने कमरे से निकलती है कि उसकी दोनों संस्कारी बहुएं रश्मि और पारुल उसे ऐसा देखकर कहती हैं, अरे माँ जी, ये आपने अपना क्या हुलिया बना रखा है? आप कोई 20 साल की कुंवारी कन्या नहीं हो जो ऐसे साज श्रृंगार कर रखा है। आप हमारी सास है, जो कि देखकर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ माँ जी, आपने इतना मेकअप क्यों पोत रखा है? ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू, तुम जानती नहीं हो कि मुझे मेकअप करने में कितना पसंद है। चलो हटो, तुम्हारे ससुर जी के होश उड़ा कर आती हूँ। ये कहकर निर्मला इतराते हुए जाती है तो उसका पति सुरेश देखकर कहता है, अरे हद कर दी तुमने तो निर्मला, कैसे कपड़े पहने हैं और ये इतना क्यों पोता हुआ है तुमने अपने मुंह पर?
मुझे लगा 2-4 दिन की बात है, पर नहीं, तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। अरे क्यों बेशरम बनकर घूम रही हो? 55 साल की बुढ़िया होकर 20 साल की बनने की कोशिश मत करो। ओहो, तुम कितना लेक्चर देते हो। देखो, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, तो मुझे मेकअप करने से रोका मत करो। और अगर मैं तुम्हें ये सब करके बेशर्म लगती हूँ तो लगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे डीप ब्लाउज भी, और ऐसे ही फैशन करूंगी। आजकल की लड़कियों को देखो, उनसे ज्यादा अपडेट रहती हूँ मैं। ओहो, शर्म करो शर्म। 2 घर में संस्कारी बहू हैं, कुछ नहीं तो उन्हें देखकर ही सीख लो। Whatever, तुमको जो कहना है कहो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो चली शॉपिंग। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ये कहकर निर्मला पर्स उठाकर इतराते हुए शॉपिंग करने चली जाती है। अगले दिन उसके बेटे शुभम के 2 दोस्त सोहन और मोहन घर पर आते हैं, तो उसकी माँ को देखकर कहते हैं, शुभम, शी इज योर मॉम। अरे वाह, तेरी मम्मी तो बिल्कुल संतूर वाली मम्मी लग रही है। हाँ सोहन, तूने बिल्कुल ठीक कहा। बट सोहन, इसकी मॉम ने देख कैसे कपड़े पहने हैं, जीन्स टॉप। बता, ऐसे कपड़े भी कोई पहनने के होते हैं इस उम्र में? उसकी मम्मी को जरा सी भी शर्म नहीं है। मोहन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ के लिए ये सब कहने की? अरे शुभम, तू तो गर्म हो गया यार, हमारा वो मतलब नहीं था। पर तू खुद देख, तेरी मम्मी ने इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि 16 साल की कुंवारी कन्या हो। अरे क्या हुआ शुभम बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उन बच्चों ने कुछ गलती थोड़ी की है। मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, मेरी तारीफ ही तो कर रही हैं। माँ, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? क्यों मेरे दोस्तों के सामने आप इस तरह से आई? तभी संस्कारी बड़ी बहू आकर कहती है, अरे माँ जी, जब आपको पता था उनके दोस्त आने वाले हैं तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन साड़ी पहन लेती आप। क्यों उनकी इज्जत का कचरा करवा रही हैं आप? हाँ माँ जी, देखो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मन करेगा मैं पहनूंगी। अब इससे मैं तुमको बेशर्म लगती हूँ तो मैं क्या करूँ? सच में माँ, मुझे यकीन नहीं होता कि आप ऐसी हो। ये क्या बकवास कर रहा है? अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरी माँ इतनी ब्यूटीफुल, यंग और फैशनेबल है। दूसरी औरतों की तरह मैं बुढ़िया नहीं हूँ जिसकी झुर्रियाँ दिखे या झुक झुक कर चले। आंखें भी तेज हैं मेरी। ओहो माँ। अरे शुभम, मुझे लगता है हम गलत समय पर तेरे घर आ गए। बाद में मिलते हैं तुझसे, हैं? हाँ, चल चलते हैं। अरे मेरी किसी बात का बुरा लगे तो शुभम माफ करना। हाँ, चलता हूँ, बाय। ये कहकर उसके दोनों दोस्त चले जाते हैं, जिसके बाद शुभम अपनी माँ को बहुत कुछ कहता है, पर उसे कहाँ फर्क पड़ता है। सब अपना अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद निर्मला अपने आप को फिर से मिरर में देखकर कहती है, ओह मेरी स्किन कितनी डल हो गई है, और कल तो मुझे क्लब भी जाना है। शॉर्ट ड्रेस पहनकर जो नई वाली खरीदी थी, ऐसा करती हूँ पार्लर चली जाती हूँ, अपना बाल और चेहरे का हुलिया ठीक करा लूंगी। तभी वो मेकअप टचअप करके पार्लर जाती है तो संस्कारी बहू पारुल कहती है, माँ जी मैंने पूजा की थी, सुबह भी आपने प्रसाद नहीं लिया था, अब ले लीजिए। ये सब क्या है? प्रसाद के लिए कोई टोकता है क्या? देखो मैं पूजा पाठ नहीं करती, तो मुझे ये सब मत दिया करो। तुम संस्कारी बहू ही इसे खाया करो और पूजा पाठ किया करो। अरे रहने दे बहू, इसकी उम्र तो बच्चों की तरह उछल कूद करने की है, लड़कियों की तरह नाच गाने की है, मेकअप करने की है। वो कोई 55 साल की बुढ़िया थोड़ी है जो प्रसाद खाएगी, भगवान का नाम जपेगी। मुझे प्रसाद दे दे, इसे छोड़। ऐसे फालतू के आपके टॉन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखुड़ियाँ ये गुलाब जैसी हैं, मस्ती में शराब जैसी हैं, लोग मेरी अदा पे मरते हैं, जो निसार वो मुझ पे करते हैं, होठ रसीले मेरे होठ रसीले। अजीब से गाना गाते हुए निर्मला उनकी आंखों के सामने से चली जाती है और पार्लर जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी लड़की, जरा मुझे हेयर स्पा और फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब कर दो, और हाँ मेरा हेयर स्टाइल भी चेंज कर देना। ओके मैम, मैं सब कुछ कर देती हूँ। ये सुनकर पार्लर वाली उसके बोले हुए सारे काम कर देती है, जिसके बाद वो इतनी सुंदर लगती है कि आसपास की बैठी हुई जलकर लड़की कहती है, देखो देखो बुढ़िया 55 की हो रही है और हमारी जितनी जवानी चढ़ रही है। अरे इस बुढ़िया का हमेशा का है, देखो कैसे छोटे से कपड़े पहनकर आई है, जबकि इसकी 2 संस्कारी बहुएं हैं और ये इतनी बेशर्म बनती फिरती है कि पूछो मत।
ए लड़की, तुमने मेरा बहुत अच्छा मेकओवर किया है, ये लो अपने पैसे, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो क्लब पहुँचती है और नाचने लगती है। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। अरे ओहो, इस बुढ़िया को तो बड़ा खुमार चढ़ा है बचपन की उम्र में, दिल बचपन का। अरे इसे किडनैप करते हैं, काफी पैसे मिल जाएंगे, वरना मजे तो लूट ही लेंगे। निर्मला नाच गा कर जब क्लब से बाहर निकलती है तो राजीव अपने एक दोस्त के साथ उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है। तो निर्मला कहती, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शर्म नहीं आती? अपनी माँ समान बुढ़िया को तुमने ऐसे किडनैप कर लिया है। अच्छा, तू बुढ़िया है, हमें तो कहीं से नहीं लगती। वैसे तो क्लब में फुदक फुदक के नाच रही थी बेशरम रंग पर, अब तुझे बुढ़िया बनने का शौक हो रहा है। चल हमारे साथ भी 2 पैग मार के ताता थैया कर ले। वैसे मैंने आज तक इतनी हसीन बुढ़िया कहीं नहीं देखी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये सब मेरे ऐसे कपड़े पहनने की वजह से हो रहा है। अरे हम तो तुझे छोड़ने वाले नहीं। तभी निर्मला चीखती चिल्लाती है। सामने से आते हुए उसके बेटे की नजर उस पर पड़ती है और कहता है, अरे ये तो माँ है, ये क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया? जरूर ये सब माँ के अजीब कपड़ों की वजह से हुआ होगा, पहले मैं उनको बचाता हूँ। तभी शुभम कार के शीशे तोड़कर उन गुंडों को बाहर निकालता है, उन्हें पीट पीट कर भगा देता है और फिर अपनी माँ को बचाकर घर ले आता है। और ये सब बात जब पूरे परिवार को पता चलती है तो सुरेश कहता है, अरे देख लिया तुम्हारी बेशर्मी वाली हरकतों का नतीजा। अगर आज मेरा बेटा तुम्हें नहीं बचाता तो क्या होता? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनना तुम्हें शोभा नहीं देता। जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे सर से फैशनेबल बनने का भूत उतर गया है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो अपनी बहू के साथ पूजा पाठ में ध्यान दूंगी। अच्छा हुआ माँ जी, आपने सही फैसला कर लिया वक्त रहते। इस तरह निर्मला को अकल आ जाती है और वो ये मोह माया छोड़कर अपनी संस्कारी बहुओं की तरह संस्कारी कपड़े पहनकर पूजा पाठ में लग जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।